नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देती हैं और कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो वहीं जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज सेहत में आज कोरोना संक्रमण और इसके प्लाज्मा के लिए प्लाज्मा थेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि संक्रमण में कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर है। तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का आज का सफर। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और एमडी एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर वर्चस्व पांडे। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर वर्चस्व पांडे, आपको कोरोना संक्रमण और इसके इलाज में प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। आप फोन के जरिए सीधे डॉक्टर वर्चस्व पांडे से सवाल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, हम बात करेंगे आगे भी कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि वर्तमान स्थिति कोरोना की भी क्या है। जी, बहुत अच्छी जानकारी जो आप देना चाहेंगे और मैं आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू देना चाहूँगा सबको कि इस टाइम पर कोविड के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो पीक आया था इस वेव का, सेकेंड वेव का, वो अब काफ़ी कम हो गया है। जो हॉस्पिटल में बेड्स की प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, दवाइयों की प्रॉब्लम थी, ये सारी जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं और पहले से स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और एंड की तरफ आ रहे हैं अभी। तो कोरोना में मतलब पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। चलिए आगे बढ़े, प्लाज्मा के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि प्लाज्मा आखिर होता क्या है। ठीक है, प्लाज्मा ये अपने ब्लड का एक कंपोनेंट होता है। तो ब्लड में अपने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है जो उनको कैरियर का काम करता है, जिसमें ये सेल्स सारी तैर के जाती हैं। इसमें और भी चीज़ होती है, प्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसमें अपने प्लाज्मा थेरेपी में काम जो सोचा गया था कि काम करेंगे। तो प्लाज्मा एक डोनेशन, जैसे अपन ब्लड डोनेशन करते हैं वैसे ही प्लाज्मा का भी डोनेशन होता है। उसमें से जब पेशेंट के बॉडी में से या फिर जो भी डोनर हैं उनकी बॉडी में से जब ब्लड निकालते हैं तो एक मशीन के द्वारा सिर्फ प्लाज्मा उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और बाकी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और बाकी जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह हैं वो वापस उस डोनर के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और जो प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको फिल्टर करके और सेव कर लिया जाता है, ताकि वो किसी और मरीज को या फिर किसी को जो ज़रूरतमंद हो उसको अगर देने की ज़रूरत पड़े तो अपन दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो गंभीर मरीज होते हैं उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी आखिर कितनी कारगर होती है। प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली शुरुआत में जब ये कोविड का सेकेंड वेव आई थी तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत बूम पे आई थी कि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि डोनेट करें और प्लाज्मा हेल्पफुल होता है, प्लाज्मा कैसे भी करके मरीजों में बहुत ज़्यादा अच्छी तरफ उनको लेकर जाता है, सीरियसनेस उनमें कम करता है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें और ज़्यादा खुल रही हैं, जितनी साइंटिफिक स्टडी हो रही है, वो रिसेंटली ये बता रहे हैं, अमेरिकन हैं और ये यूके वाले जो हैं, इवन ऑस्ट्रेलियंस, इन लोगों ने ये बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी का बहुत विशेष उपयोग इस बार नहीं है, क्योंकि उसमें अब कोई सीरियस अगर पेशेंट है तो उसको बेसिकली सपोर्ट चाहिए होता है ऑक्सीजन का, या फिर लंग्स के लिए जो सपोर्ट होता है उसको अपन रेस्पिरेटरी सपोर्ट कहते हैं, उसका ज़्यादा सपोर्ट होता है और प्लाज्मा थेरेपी उसमें हेल्प नहीं कर पा रही है। तो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स, हज़ारों पेशेंट्स में जो ट्राई किया गया है, तो कई लोगों को ऐसा है कि कुछ असर हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी पेशेंट को। तो अभी जो करंट गाइडलाइंस हैं, WHO की भी जो गाइडलाइंस है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई मूल रूप से विशेष उपयोग नहीं है कोविड के जो सीरियस पेशेंट्स हैं कि उनको नॉर्मलाइज कर दे और अच्छा कर दे, बेटर कर दे, उसमें मूल रूप से कोई उसका उपयोग नहीं है। जिस तरह से आपने बताया, WHO की भी बात आपने बताई, साइंटिफिकली भी अभी ऐसा प्रूव नहीं हो पाया है कि ये एकदम से कारगर होती है। तो आखिर जो जिनके साथ प्लाज्मा थेरेपी होती है
कोई परेशानियां भी उनको हो सकती है, कोई साइड इफेक्ट भी उनको हो सकते हैं इससे? बिल्कुल हो सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी एक टाइप की ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी जैसे आप समझ सकते हैं, उसका एक पार्ट ही होता है। तो उसमें अपन को बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जो पेशेंट को जो ब्लड लगता है या प्लाज्मा लगता है, क्रॉस मैचिंग होती है, एंटीबॉडी सेंसिटिविटी होती है। कई लोगों को उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन करके फिर ट्रांसफ्यूज किया जाता है पेशेंट्स में। अगर आपने ठंडा ट्रांसफ्यूज कर दिया तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। कुछ क्रॉस रिएक्शन हो गया तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। किसी पेशेंट को वॉल्यूम की अगर जरूरत नहीं है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होता है, अगर उसमें अपन ने प्लाज्मा दे दिया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो वो किडनी फेलियर में भी जा सकता है, लंग्स में भी वो रिएक्ट करके पानी भरा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनमें बहुत सोच समझ के और जो बहुत ही जरूरत किसी को अगर लगती है तो ही अपन को प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सोचना चाहिए। और कोविड के लिए प्लाज्मा थेरेपी मेरे हिसाब से और अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उनमें कोई उपयोग इसका साकार नहीं हो रहा है। फिर कैसे आखिर चलेगा, क्योंकि हम देख रहे थे समय से जो कोविड पेशेंट्स रह चुके हैं उनके पास लगातार फोन कॉल्स आते हैं, कहा जाता है आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए, आइए मदद कीजिए, तो लोग भी जाते हैं और प्लाज्मा डोनेट भी करते हैं और लगाया भी जाता है। तो आखिर इससे कैसे निपटेंगे अगर ये इतना कारगर नहीं है, साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो कैसे मरीज जो है इस पर विश्वास करेंगे? फिर मरीजों को विश्वास ऐसा है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिटरेसी एंड एजुकेशन। हम लोग जब शुरू हुआ था, जैसे कोविड शुरू हुआ था, कोई भी नई बीमारी जैसे आती है तो उसमें एक आउटकम आने के लिए ना कुछ समय लगता है किसी भी साइंटिस्ट को। जैसे हमारे यहाँ वैक्सीन भी बनी तो कुछ समय लगा। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि कल अपना बीमारी आई और आज उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कोविड का ऐसे एंटी कोविड कोई बेसिक ट्रीटमेंट नहीं है पूरी दुनिया में जो कोविड को ही खत्म कर दे। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, वो भी अंडर ट्रायल रिसर्च चल रहा है। तो इसमें भी प्लाज्मा एक ट्रायल फॉर्म में रखा गया था कि जो मरीज जो हैं जो कोविड से ठीक हो गए हैं, 14 से 28 दिन के बाद अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उनका एंटीबॉडी टाइटर अगर अच्छा होता है तो क्या पता उन बॉडी से जनरेट एंटीबॉडी किसी मरीज में अगर अपन लगाएं, किसी मरीज को अगर अपन दें, तो हो सकता है कि उनको बेनिफिट मिले। तो ये एक ट्रायल था जिसको अच्छे तौर पर देखा गया। ये भी अच्छी चीज है कि लोगों ने डोनेट किया, आगे चल के हेल्प करने की कोशिश की इंसानियत के तौर पे। लेकिन अब जो रिजल्ट जो आ रहा है साइंटिफिक स्टडी के थ्रू, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू, वो उसके पक्ष में नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कहीं कहीं कारगर भी साबित हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हो सकते हैं कोविड के, या नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? प्लाज्मा डोनेशन देखिए, जो मरीज जो कोविड से बाहर आ चुके हैं, जो ट्रीट हो चुके हैं, उनको अगर कोविड नेगेटिव होने के बाद अगर 28 दिन का टाइम हो जाता है, उनमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब डायबिटीज उनको नहीं हो या फिर किडनी प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब उनको ब्लड डोनेशन से बहुत सारी चीजें होती हैं जो ब्लड डोनेशन के पहले पूछी जाती हैं डोनर से कि क्या आपको ये बीमारी तो नहीं है, क्या आप तो वो बीमारी तो नहीं है। अगर पेशेंट टोटली फिट है तो 28 दिन के बाद डोनेट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं पड़ेगा। किसी आपका जो प्लाज्मा है वो एज अ फ्लूइड, और जिस पेशेंट को प्लाज्मा की जरूरत है वो उसके लिए ठीक है, लेकिन किसी को एंटीबॉडी की जरूरत है, जो सीरियस कोविड पेशेंट है, जो वेंटिलेटर पे है, जो बाईपैप पर है, जो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट पे लंबे टाइम से है और सैचुरेशन फिर भी मेंटेन नहीं कर रहा है, उसके लिए कारगर साबित मुश्किल है, उसका नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक और सवाल है इससे लेकर के कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट होंगे जो कोविड के, क्या उन्हें भी प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है प्लाज्मा? हाँ, चढ़ाया जाता है। मतलब वो जो ट्रायल चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, वो ट्रायल चल रहे थे, उनमें बिल्कुल किया गया था, क्योंकि प्लाज्मा में सिर्फ एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीबॉडीज जो हैं वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगी। हर पेशेंट में, जैसे कोई भी मरीज हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे नवजात शिशु भी अगर होता है, उनमें भी ट्रांसफ्यूज किया जाता है, बस उनकी क्वांटिटी अलग हो जाती है। और किस रीजन से हम लोग उनको ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, किस बीमारी के अगेंस्ट उनको इम्यूनिटी देना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या गर्भवती महिलाएं भी प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं? नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ना ब्लड डोनेट करना चाहिए, ना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर एक जीवन पल रहा है। तो अपन हमको किसी भी तरीके से उसके अंदर कमी महसूस मतलब नहीं करानी चाहिए। तो ब्लड महिलाओं में भारत में
वैसे भी कम ही होता है जो अपन हीमोग्लोबिन के तौर पे देखते हैं। आइडियल जो होता है वो 11.5 से 13.5 14 ऐसा रहता है ग्राम % पे। तो हमारे यहाँ जो महिलाएं होती हैं जो गर्भवती भी, उनका भी 10, 9, 8 ऐसा रहता है। तो एक एनीमिक स्टेट में रहती हैं वो, तो उनको बिल्कुल ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। उनको अपना ब्लड और अपना प्लाज्मा जो भी है वो अपने नवजात शिशु के लिए बिल्कुल रखना चाहिए अपनी शरीर में ही, कि जो बच्चा आने वाला है, जो पैदाइश होने वाली है, उसको कमी बिल्कुल भी ना हो पाए। जी, आगे बढ़े हम। अभी तो प्लाज्मा पे हमने बात की, कोविड की अगर हम बात करें तो आखिर ये वेव आती कैसे है, आखिर किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा ये खतरनाक हो जाती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये मेरे ख्याल से सबको जानने का बिल्कुल हक है। काफी लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। एक चीज होती है म्यूटेशन करके। हर वायरस जो भी अभी दुनिया में है, उस वायरस में मोस्ट ऑफ देम जो रहते हैं उनमें म्यूटेशन की, मतलब अपने आप को परिवर्तित कर देने की एक कैपेबिलिटी होती है। तो वो एक समय के बाद ही होती है। जैसे फर्स्ट जो पहली वेव आई थी अपने कोरोना की, तो उसमें इतना सीरियस मैटर नहीं हुआ था। लेकिन वो धीरे धीरे जब फर्स्ट वेव खत्म हुई तो वो जो वायरस है वो डोरमेंट फेज में पहुंच जाता है। तो डोरमेंट फेज में वायरस में खुद में जो ताकत होती है कि वो अपने आप को परिवर्तित कर ले। तो जब पिछला जो स्ट्रेन होता है वो म्यूटेट करके अगले स्ट्रेन में जब तब्दील होता है, जब कन्वर्ट होता है, तो पहले से ज्यादा घातक होता है। तो ऐसे ही करके ये वायरस भी, जैसे अभी सेकेंड वेव है, ये खत्म होने के कगार पे है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो जैसे वो खत्म हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है, वायरस एक बार अगर दुनिया में आ जाता है तो इसका इस दुनिया से जाने में बहुत लंबा समय होता है, जिसमें वैक्सीनेशन का बहुत अहम रोल होता है। तो वो उस पॉइंट पर अपन बाद में आ जाते हैं। लेकिन जो ये चीज है कि वायरस एक बार आ गया है तो ये ऐसा तो नहीं है कि हमको दिखता है, ये रहेगा। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी आधार पर रहेगा, किसी बीमारी करेगा, किसी में नहीं करेगा, वो डोरमेंट स्टेट में रह जाएगा। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को परिवर्तित करता रहेगा, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन जैसे ही होता है, और वो जैसे कुछ दवाइयां हैं जिसमें जिन्होंने इस बार जो कोविड में बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जान बचाई, तो ऐसे परिवर्तन ये अपने आप में वायरस कर सकता है कि वो इन दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाए। थर्ड वेव की जिस तरह से चेतावनी अब दी जा रही है, लगातार लोगों के अंदर डर भी बना हुआ है। थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। तो आखिर बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए कि उन तक ये बीमारी ना पहुंचे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बच्चे बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं। ये अभी भी स्टडी चल रही है, अभी कोई श्योरिटी से नहीं कह पा रहे हैं कि बच्चों में ये संक्रमण ज्यादा होगा और बूढ़ों में कम होगा। पहले क्योंकि एक नॉलेज आई थी, हल्की सी स्टडी आई थी, जो एक्सपेक्टेशन थी साइंटिस्ट की यूके में, उन्होंने ये कहा था कि 18 साल से लेके और 40 साल तक के जो लोग होंगे उनमें ज्यादा संक्रमण पाया जाएगा अगर थर्ड वेव आती है तो। और उसके बाद फिर ऐसे भी बातें आई कि बच्चों में भी होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसा कोई अभी एश्योरेंस नहीं है, इस चीज का श्योरिटी नहीं है कि आपको मतलब बच्चों में ही होगा, और बड़ों में नहीं होगा, या बड़ों में होगा तो बच्चों में नहीं होगा। तो उस चीज के लिए तो भी वेट एंड वॉच वाली जो स्थिति है वही कह सकते हैं, जब तक फर्दर ट्रायल्स नहीं आए। अभी रिसेंटली पता ऐसे सुनने में आया है कि वियतनाम में और इवन यूके में शायद कुछ स्ट्रेन्स, नए जो स्ट्रेन म्यूटेंट वायरस जो है उसके स्ट्रेन्स की खबर शुरू हुई है। तो हो सकता है अभी उसकी स्टडी आए डिटेल में, तब वहां से हमारे पास भी नॉलेज आए तो हम उसके लिए पहले से प्रिकॉशन ले सकें और प्रिवेंशन कर सकें। वैक्सीनेशन पर हम आगे बढ़े उससे पहले मेरा एक और सवाल यहाँ पर ये है, प्लाज्मा से रिलेटेड ही। जो बच्चे कोरोना संक्रमित होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, क्या वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या उन्हें प्लाज्मा दिया जा सकता है? प्लाज्मा दिया जरूर जा सकता है, उनके वेट और एज के अकॉर्डिंगली उनको प्लाज्मा दिया जा सकता है, लेकिन उनसे डोनेट नहीं करवाना है। बच्चों को किसी बच्चे को 18 साल से उम्र के अंदर ब्लड डोनेशन इज जैसे अपना एक ऑर्गन डोनेशन, ब्लड एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन डोनेशन की भी एक सीमाएं हैं जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की हुई हैं। तो उस एज ग्रुप से नीचे वालों को कोई भी अपना ऑर्गन या फिर ब्लड या फिर प्लाज्मा डोनेट नहीं करना है, ये इलीगल है। चलिए वैक्सीनेशन पर हम फाइनली आ जाते हैं। हमने देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रम है वैक्सीनेशन को लेकर कि हम मर जाएंगे, हमें कोई बीमारी हो जाएगी, तरह तरह की बातें लोगों द्वारा छोटे कस्बों में तो बनाई जा रही है और हम देख रहे हैं बड़े शहरों में भी ऐसी बातें हो रही हैं। आखिर ये टीका इस वायरस के लिए, इसमें रोकथाम के लिए कितना योगदान दे रहा है? सच कहूं तो ये वायरस का जो एंटीवायरल जो अपना टीका, जो वैक्सीन कोविड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, इतने सारे अभी भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में आ चुके हैं, इससे अच्छा और जो प्रोटेक्शन है मेरे ख्याल से तो नहीं है और ना ही आएगा।
क्योंकि हम कितना भी किसी से कहें कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन ये इतनी भीड़ है अपने यहाँ, इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं और समाज में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको एक बार कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं हो गया, नहीं होगा, या हम ठीक होकर आ गए। तो वो मानने से बढ़िया ज़्यादा ये है कि आप वैक्सीनेशन लें, आप वैक्सीन लगवाएं, अपने घर वालों को लगवाएं, अपने पड़ोसियों को भी एजुकेट करें उनको कि वैक्सीन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सहारा बनेगा आगे चल के। पुरानी भी बीमारियां रही हैं, स्मॉल पॉक्स रहा है, प्लेग रहा है, कितनी सारी चीजें आई हैं, लेकिन जब उनका वैक्सीन बना है और लार्ज स्केल पर करीब करीब 90% 85% लोगों को जब वैक्सीनेट हो जाते हैं तो उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिसको अपन हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो ये वायरस को कोई बॉडी नहीं मिलेगी जहां पर वो इन्फेक्ट कर सके, रेप्लिकेट हो सके, मल्टीप्लाई हो सके, तो ऑटोमेटिकली वो वायरस धीरे 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 खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगी, आपसे जानूंगी कौन सी जो वैक्सीन है बेस्ट है, जो लोगों के अंदर भ्रम है वो भी जानेंगे। उससे पहले नागपुर से एक कॉलर हमारे साथ पृथ्वीराज जुड़ गए हैं। पृथ्वीराज, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि वैक्सीन लगने के बाद में क्या इम्यूनिटी पावर डाउन होती है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में फिर बूस्ट होती है? मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। अच्छा, ठीक है। इम्यूनिटी से वैक्सीन का बढ़ाने का ही तरीका होता है, कम नहीं करेगी, क्योंकि इम्यूनिटी कम करने के लिए वो दवाइयां वगैरह दूसरी रहती हैं। आप में वैक्सीन का जो काम होता है, जो रोल होता है, वो ये होता है कि वायरस या फिर वायरस का कोई प्रोटीन जो आप में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, एंटीबॉडी आपके शरीर में बना सके, उतना ही डोज आपके शरीर में दिया जाता है। तो बॉडी ऑटोमेटिकली उससे फाइट करने की एक रेजिस्टेंस पावर जो है वो धीरे धीरे डेवलप कर लेती है। तो इम्यूनिटी कम नहीं होगी आपकी, इम्यूनिटी बढ़ेगी ही, डेफिनेटली बढ़ेगी, बस हाँ कुछ समय बाद बढ़ती है, कम होने का कोई सवाल नहीं है। लोगों के अंदर डॉक्टर साहब ये भ्रम है कि अगर हम कोविशील्ड लगवाएंगे तो हमें क्लॉटिंग होगी, बीमार पड़ सकते हैं, उससे हम मर भी सकते हैं। कोवैक्सीन लगवाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसी कई सारी चीजें सामने आई। स्पुतनिक आएगी वैक्सीन तो हम वो लगवा लेंगे, हम भारत की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो इसमें कितनी सत्यता है आखिर? सत्यता तो देखिए, स्पुतनिक जो है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएं अगर, तो स्पुतनिक का जो रेट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, कुछ लोग 90% बोलते हैं, कुछ लोग 92% बोलते हैं, कुछ लोगों ने 70% भी बोला है। मैंने खुद कोविशील्ड ही लगवाया है, दोनों डोज लगवाए थे, और कोवैक्सीन भी हमारे भारत का ही है। तो कोई उसमें तीनों वैक्सीन जो है वो पोटेंट है। 19, 19.5, 20 इतना फर्क आ सकता है, लेकिन खराब कोई नहीं है। क्लॉटिंग का कोई रिलेशन इससे नहीं होता है अगर अपना जो वैक्सीन है उसका कोल्ड चेन प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है, जहां से वो प्रोड्यूस हुआ है और जहां पर उसको लगाया जा रहा है। एक कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उसमें उसकी जो साक्षरता रहती है, उसकी जो कैपेबिलिटी रहती है वैक्सीन की, वो मेंटेन रहती है। अगर उस कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं करेंगे, नहीं किया गया होगा, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर कोल्ड चेन मेंटेन किया है, उसका ट्रांसपोर्ट प्रॉपर है, सही टाइम पर लगाया गया हो, तो फिर मेरे ख्याल से उसका कोई भी साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत देखिए आता है। मुझे भी आया था, मुझे भी थोड़ा सा फीवर हल्का सा 1 दिन के लिए आया था, जहां पर वैक्सीन लगा था हाथ में, शोल्डर पे, उसमें भी थोड़ा सा दर्द था, लेकिन वो 1-2 दिन बाद वो समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। फिर मैं बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम काम कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, खाना पीने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोग घबराइए नहीं, वैक्सीनेशन बिल्कुल करवाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होने के ज्यादा चांसेस है, ऐसा भी लोगों के अंदर भ्रम है कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो तुरंत हम बीमार पड़ जाएंगे और कुछ ही दिन में हम कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। तो क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल भ्रम है। अपने दिमाग में ऐसी बातें बिल्कुल भी सोचने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वैक्सीन एक प्रोटेक्शन का फॉर्मूला ही होता है, जो आपको बिल्कुल सरकार जो है वो दे रही है, आपको प्रोड्यूस करा रही है, आपको दे रही है कि लीजिए, वैक्सीन लीजिए और अपना इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए उस कोविड वायरस के अगेंस्ट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों को फीवर आता है, जैसे मैंने बताया मुझे भी आया था, मेरे जान पहचान वालों को भी आया था। तो वो छोटे मोटे सिम्टम्स आते ही हैं, क्योंकि कई लोगों को आते हैं, कई लोगों को नहीं भी आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी खुद में कैसी है। और ये जो वैक्सीन होता है, ये भी एक प्रोटीन, जो वायरस का प्रोटीन होता है, उसका ही एक फॉर्म होता है। तो जब वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो एक एलियन की तरह काम करेगा, तो उसके लिए छोटे मोटे से रिएक्शन होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो अगर आप में वो है, छोटे मोटे कुछ आते हैं, तो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन से ज्यादा नहीं आते हैं, तो बिल्कुल भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर कोविड वैक्सीन लगवाया है तो आपको कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मेरा ये मानना है
कि 90-95% लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो वो छोटा सा हल्का सा एक इन्फेक्शन करके और फिर निकल गया। इनको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक एडमिशन या फिर ऑक्सीजन की लंबे टाइम तक जरूरत भी नहीं पड़ी है। एक और कॉलर हमारे साथ देहरादून से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी मैडम, मेरी उम्र 65 है। जी बोलिए। मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली है और ये वैसे जब मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई तो मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अब आने वाले भविष्य में कब लगवानी पड़ेगी? आपको दोनों डोज लग चुके हैं? जी जी जी। तो अभी बस थाम कर घर पे बैठिए और जितना हो सके अपने आप को उस मास्क लगा के और ये प्रोटेक्शन रखिए। अभी थर्ड डोज का या फिर बूस्टर डोज का ऐसा कोई एक्लेमेशन मतलब रूल वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है और आप उसके बारे में भी फिक्र ना करें। आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली सरकार भी ऐसा लगाएगी। पहले जो लोग जिनको वैक्सीनेशन नहीं लग पाया है, जो लोग अभी वंचित रह गए हैं उस चीज से, पहले उनको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको 2 डोज लग गए तो आप में इम्यूनिटी तो जरूर से डेवलप हो गई होगी। तो आपको फिक्र करने की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। इसी से रिलेटेड मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरह से कोरोना के टीके लगे, शुरुआती दौर में हमने देखा कि 28 दिन में दूसरा डोज लगना था, फिर 45 दिन कर दिया, अब 84 दिन कर दिया गया है। तो आखिर इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या वाकई में 84 दिन में वो टीका असर करेगा? क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल है कि जब तक तो उसका असर खत्म हो जाएगा, दूसरा लगाने का फिर क्या मतलब रहेगा? तो हमें आखिर कितने समय में ये दोनों डोज ले लेने चाहिए? देखिए, हमारे शरीर की एक अलग साइंस चलती है। उस साइंस का ऐसा है कि उसमें डिटेल में अगर जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो हम जस्ट छोटा ऊपर से जो बताते हैं वो ये है कि कोई भी, जैसे हमारे अंदर वैक्सीन जो 2 डोज है, फर्स्ट डोज का काम होता है इम्यूनोजेनेसिटी, इम्यूनिटी जनरेट करना, और सेकेंड डोज का काम होता है इम्यूनो बूस्ट करना। तो इम्यूनिटी जनरेट जब होती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स होती है जिनको मेमोरी सेल्स कहते हैं। वो उस चीज को मेमोरी की तरह पिक करके रख लेते हैं, और इन्फेक्शन अगर दोबारा होता है या फिर बूस्टर डोज हम लगाते हैं तो उससे एकदम से एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसमें टाइम लैग कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अभी रिसेंट जो स्टडीज आ रही हैं वो ये भी बोल रही हैं कि आप अगर 84 डेज मे बी 2 महीने 3 महीने इसके बाद भी अगर लगाएंगे तो मेमोरी सेल्स में मेमोरी रहेगी, उसका बिल्कुल असर रहेगा। आप बूस्टर डोज या सेकेंड डोज जब भी लगवाएंगे तो उसका बिल्कुल आपको फायदा ही पड़ेगा, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक और दर्शक जावरा से संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे को है ना ब्रांकोलाइटिस है, 23 साल का हो गया, वो मौसम की एलर्जी है उसे। जी हेलो। जी जी, सवाल कीजिए। हाँ, मौसम की एलर्जी है मेरे बेटे को, 18+ हो गया, तो वो वैक्सीन लगवा सकता है क्या? वैक्सीन आपके बच्चे को पैनकोलाइटिस है तो उनका ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है सर? जावरों में इलाज चल रहा है, चंदेलकर का। हाँ, तो अपने एक बार जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं आप उनसे एक बार पूछेगा, जरूर उनको स्टेरॉइड्स चल रहे होंगे और 2 एंटीबायोटिक्स करीब करीब चल रही होंगी, क्योंकि पूरी जो आंतों की प्रॉब्लम है मैं समझ गया हूँ, उसमें डायरिया कंटिन्यूस बना रहता है, खाना पेट में पचता नहीं है, शरीर के अंदर नहीं जाता है। तो उसमें उनको एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि स्टेरॉइड जो होते हैं वो ऑलरेडी इम्यूनिटी को कम करते हैं, स्लो कर देते हैं। उसमें वैक्सीन लेना बहुत डाउटफुल होता है, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन का काम है इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब इम्यूनिटी को बनाना, और स्टेरॉइड आप साइड बाय साइड दे रहे हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस रहती है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती हैं। तो या तो कुछ टाइम के लिए उसके स्टेरॉइड स्टॉप किए जाएं ताकि वो वैक्सीन लेने के कुछ समय पहले से लेके कुछ समय बाद तक उसके स्टेरॉइड्स को स्टॉप किया जाए। तो उससे अगर पैनकोलाइटिस में अगर उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, डॉक्टर जो आपके जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अगर उससे सहमत होते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर उनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं तो उनको फिलहाल नहीं लेना चाहिए वैक्सीन। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कोरोना से बचाव के लिए आखिर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैं चाहूंगी विस्तार से आप दर्शकों को इस बारे में बताएं। देखिए, मैं सबसे, आप लोग जो भी मेरे को देख पा रहे हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, कि लॉकडाउन सरकार खोल रही है तो अब तो घूमेंगे, अब तो आइसक्रीम खाएंगे, अब तो यहाँ जाएंगे। ऐसा ना करें।
ये बहुत सस्ती, ये बहुत छोटी चीजें हैं जो हमें अपनी डेली रूटीन में बना लेनी चाहिए। सैनिटाइज करना, हाथ धोना, बाहर का कपड़े बाहर रख के आना, ये हम लोगों को रूटीन में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस जाने वाला नहीं है इतनी आसानी से। ये टाइम लेगा, हम सबको इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा हमको, मतलब ना सिर्फ मध्य प्रदेश को बल्कि हर प्रदेश को, पूरी दुनिया में हर इंसान को, जिन लोगों को वैक्सीनेशन भी हम लोग, देखिए वैक्सीनेशन एक स्तंभ की तरह काम करने वाला है। तो अगर वैक्सीनेशन अगर अच्छे से अच्छे रेट पर हो जाता है, 80-85% लोगों से ज्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेशन हो जाता है जल्दी से जल्दी, तो वायरस के जो इफेक्शन के चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे। और जो हम सबको प्रॉब्लम होती है कि मास्क पहनने में सांस नहीं आती है, हम चल नहीं पाते हैं, हमें ये होता है, हमें वो होता है, तो इन सब का तोड़ बस ये कि आप वैक्सीनेशन खुद भी करवाएं, दूसरे लोगों को भी बोलें कि वो भी वैक्सीनेशन करवाएं, और जितने ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होंगे तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वायरस का एक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो आप मास्क फ्री जिंदगी जी पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारियां साझा की। तो साफ तौर पर खतरा कम हुआ है पर टला नहीं है। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और जो गाइडलाइंस दी गई हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वैक्सीनेशन कराना है, ये तुरंत ही करवाएं। स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। आपकी हेल्थ के लिए जुड़ी और भी जानकारी लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।